जय हिंद दोस्तों। आज हम फिजिक्स का नया टॉपिक जो कि सभी स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, 12th क्लास के लिए, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करने का व्यंजक व्युत्पन्न करेंगे और ये जानेंगे कि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक किस तरह हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इसकी व्युत्पत्ति करेंगे। इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि प्रिज्म होता कैसा है। तो प्रिज्म एक पारदर्शक अपवर्तक माध्यम है जो कि 5 पृष्ठों से मिलकर बनता है, जिसमें एक पृष्ठ त्रिभुजाकार, दूसरी पृष्ठ त्रिभुजाकार तथा 3 आयताकार पृष्ठ होती हैं। अगर हम इसको ये डस्टर को हम एक प्रिज्म की तरह लें तो इसमें जो एक त्रिभुजाकार, दूसरी त्रिभुजाकार, एक त्रिभुजाकार, दूसरी त्रिभुजाकार तथा 3 आयताकार पृष्ठ होंगे। एक ये सामने वाली आयताकार, एक पीछे और एक नीचे। ये 3 आयताकार पृष्ठ तथा 2 त्रिभुजाकार पृष्ठों से मिलकर प्रिज्म बनता है। और ये जो हमने डायग्राम लिया है व्यंजक के लिए, इसको इस तरह से, ये प्रिज्म है, ये त्रिभुजाकार सतह है, तो इसको इस तरह से रखा है, त्रिभुजाकार सतह इस तरह से। जब किरण हम इस पर आपतित करेंगे तो ये जो PQ किरण है, PQ किरण इस तरह से आपतित होगी और अपवर्तन, प्रिज्म के अंदर अपवर्तन और फिर निर्गत किरण ऐसे निकलेगी। तो ये है हमारा प्रिज्म। अब किरण आरेख की बात करें तो सबसे पहले हमने आपतित किरण PQ जो कि पृष्ठ, प्रिज्म के पृष्ठ AB पर आपतित हुई है। अगर ये किरण PQ AB पर आपतित होकर अपवर्तन करती है तो QR मार्ग में जा रही है तथा निर्गत किरण RS है। इसको हम अलग से डायग्राम लेते हैं, उसमें समझते हैं। ये हमारा एक प्रिज्म A, B, C है। इस पर आपतित किरण PQ तथा जिस बिंदु पर आपतित होगी वहां अभिलंब खींचा जाता है। तो हमने MD एक अभिलंब लिया और यहाँ माध्यम वायु यानी कि विरल माध्यम, यहाँ माध्यम जो प्रिज्म का पदार्थ है वो माध्यम सघन माध्यम। जब किरण सघन यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो अभिलंब, ये जो अभिलंब है, किरण को इस मार्ग में जाना चाहिए था, QL मार्ग में। लेकिन किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो ये अभिलंब की तरफ झुक जाएगी, ये अभिलंब की तरफ झुक जाएगी तथा जी इसका जो नया मार्ग होगा वो QR मार्ग में चलेगी तथा जिस बिंदु पर ये आपतित होगी उस बिंदु पर एक अभिलंब M, पहला जो अभिलंब खींचा था MD, अब जिस बिंदु पर आपतित होगी दूसरे पृष्ठ पर AC पर, इस पर अभिलंब खींचेंगे हम ND। तो यहाँ से किरण विचलित होगी और एक नए मार्ग पर, यानी कि किरण इस तरह से आ रही है और ये इधर इस मार्ग में जाना चाहिए था, लेकिन पदार्थ की यानी कि जो सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है। तो जब किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब यानी कि ND से दूर हट जाएगी। इसका मतलब ये इस रास्ते पर निकल लेगी। तो किरण का जो रास्ता है वो P, Q, R और S। एक बार दोबारा समझते हैं। जब हम किरण को पृष्ठ AB पर आपतित करेंगे तो किरण विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी और अभिलंब MD की तरफ झुक जाएगी तथा अपवर्तन के पश्चात जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो जो किरण होगी वो अभिलंब से दूर हटेगी और जो रास्ता बनेगा वो RS उसे मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि जो किरण है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और निर्गत किरण,
पी क्यू आपतित किरण, क्यू आर अपवर्तित किरण तथा आर एस निर्गत किरण जो कि अपने मार्ग से विचलित होगी तथा विचलन कोण डेल वन इस मार्ग से विचलित होगी, तो इसको हम थोड़ा सा पीछे बढ़ाएंगे और यहां पर विचलन कोण डेल टू होगा और यहां विचलन कोण डेल होगा। और अपवर्तन कोण अपवर्तन कोण R1 R2 इस तरह से हम ले लेते हैं। किरण PQ आपतित किरण है, यहां पर किरण PQ आपतित किरण है, QR अपवर्तित किरण है तथा RS निर्गत किरण है। विचलन कोण डेल वन डेल टू तथा संपूर्ण विचलन कोण डेल है। किरण को इस मार्ग पर जाना चाहिए था लेकिन गई इस मार्ग पर, तो ये जो डेल है वो संपूर्ण विचलन कोण दर्शाता है तथा अपवर्तक यानी कि अपवर्तन कोण R1 R2 है और प्रिज्म का कोण डेल A है। इतना हमारा ये किरण आरेख है। अब हम व्यंजक की बात करें तो इसको हम पहले रफ कर देते हैं। हम त्रिभुज के क्यू आर को लेते हैं, त्रिभुज के क्यू आर को लेते हैं। हम जानते हैं कि त्रिभुज के बहिष्कोण बराबर होता है, त्रिभुज का बहिष्कोण बराबर होगा दो सम्मुख आंतरिक कोणों के योग के। इसका मतलब ये है कि बहिष्कोण एल के आर एंगल एल के आर बराबर होगा दो सम्मुख आंतरिक कोणों के योग के, यानी कि के क्यू आर बराबर एंगल के क्यू आर प्लस एंगल के आर क्यू, एंगल के आर क्यू के। तो एल के आर कितना है डेल इक्वल टू के क्यू आर डेल वन प्लस डेल टू, ये वाला। इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। अब इसी त्रिभुज में यानी कि हम जो प्रिज्म ले रहे हैं इसमें सम्मुख कोण आई और डेल वन R1 सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये हमारा सम्मुख कोण, ये वाला ये दोनों, ये जो कोण होंगे ये दोनों कोण बराबर होंगे। अब यहाँ अपने डायग्राम में सम्मुख कोण एम क्यू पी, सम्मुख कोण एम क्यू पी बराबर होगा ए क्यू डी के, एंगल ए क्यू डी के। एम क्यू पी बराबर है आई के, आई बराबर डेल वन R1, तो डेल वन प्लस R1। यहाँ से हम समीकरण नंबर 1 के लिए डेल वन निकालते, तो डेल वन बराबर आई, इसको इधर ले जाएंगे माइनस के R1 समीकरण नंबर 2। इसी तरह निर्गत कोण एन आर एस, एंगल एन आर एस बराबर होगा सम्मुख कोण ए आर डी के, एंगल ए आर डी के। तो E बराबर होगा डेल टू प्लस R2, डेल टू प्लस R2। यहाँ से हम डेल टू निकालेंगे तो डेल टू बराबर हो जाएगा E माइनस R2, समीकरण नंबर 3। तो ये हमारे समीकरण नंबर 1, 2, 3। तो हम समीकरण 2, 3 दोनों का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 2 व 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 व 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर तो ये आ जाएगा हमारे पास डेल इक्वल टू डेल वन आई माइनस R1 तथा डेल टू समीकरण 3 से प्लस E माइनस R2। यहाँ से हम E
और दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं, आई प्लस ई माइनस माइनस दोनों में से कॉमन ले लेंगे और R1 प्लस R2, R1 प्लस R2। तो ये हमारे पास समीकरण नंबर 4 हो गया। तो अभी तक समीकरण 4 पहले हमने त्रिभुज लिया है और त्रिभुज में बहिष्कोण आंतरिक कोणों के योग के बराबर, तो ये समीकरण नंबर 1 बनाया। फिर इसके बाद सम्मुख कोणों का योग यानी सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होंगे तो आई यानी डेल 1 और डेल 2, और इनका मान उठा करके हमने समीकरण 1 में रखा, तो ये इतना। अब इसके बाद हम एक त्रिभुज QDR, त्रिभुज QDR में, त्रिभुज QDR में हमें पता है कि तीनों जो कोण हैं उनका योग 180 यानी कि 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। तो RQD, तो एंगल RQD प्लस QDR, एंगल QDR प्लस QRD, एंगल QRD इक्वल टू 180 डिग्री। इतना इस वाले त्रिभुज से। अब हम सबके मान रख देते हैं, RQD यानी कि R1 प्लस QDR एंगल D प्लस QRD एंगल R2 इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से हम एंगल D निकाल लेते हैं, तो 180 डिग्री माइनस, ये दोनों उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे और माइनस हम कॉमन ले लेंगे, तो R1 प्लस R2। इसको इधर लाए माइनस का, इसके इधर लाए माइनस का, दोनों में से माइनस कॉमन लिया तो ये आ गया प्लस हो गया। ये हमारे पास समीकरण नंबर 5 हो गया, समीकरण 5। अब हम जानते हैं कि चतुर्भुज AQDR और A, चतुर्भुज के आमने सामने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हम चतुर्भुज AQDR में सामने यानी आमने सामने के दोनों कोणों का योग 180 डिग्री। तो QAR एंगल QAR प्लस एंगल QDR इक्वल टू होगा 180 डिग्री। ये हमारे पास प्रिज्म कोण है, एंगल A प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल D इक्वल टू 180 माइनस एंगल A, और इसको हम लिख सकते हैं एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री माइनस A। तो ये हमारे पास हो गया समीकरण नंबर 6। समीकरण 5 और 6 दोनों इक्वल हैं, समीकरण 5 और 6 दोनों इक्वल हैं, तो हम दोनों को इक्वल कर देते हैं। 180 यहाँ से 180 समीकरण 5 व 6 से 180 माइनस A इक्वल टू 180 माइनस R1 प्लस R2, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। माइनस A इक्वल टू माइनस R1 प्लस R2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। A इक्वल टू R1 प्लस R2, समीकरण 7। हमारे पास जो नया समीकरण बना है A इक्वल टू R1 प्लस R2, और पुराना हमारा 4 नंबर समीकरण डेल इक्वल टू I प्लस E माइनस R1 प्लस R2। तो R1 प्लस R2 और R1 प्लस R2 दोनों का मान हम इसमें रख देंगे, तो A का मान यहाँ रखेंगे, तो 7 का मान 4 में, तो समीकरण 7 का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो समीकरण 7 का मान 4 में रखेंगे। डेल इक्वल टू I प्लस E
माइनस R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 इसकी जगह हम A, समीकरण 7 से A, तो ये हमारा समीकरण नंबर 8 बन गया। अब इसके बाद न्यूनतम विचलन की स्थिति में, न्यूनतम विचलन की स्थिति में, न्यूनतम विचलन की स्थिति यानी कि जो किरण PQ है वो अगर बहुत कम विचलित हो, डेल 1 डेल 2 ये सभी ना आए और विचलन कितना हो, बहुत कम हो, I बराबर E के, I बराबर E के हो विचलन, तो क्या हो सकता है, तो न्यूनतम विचलन की स्थिति में ये हमारे पास विचलन तथा आपतन कोण के बीच संबंध दर्शाने वाला ग्राफ है। तो जो न्यूनतम विचलन होता है इस तरह से, ये विचलन है। न्यूनतम विचलन कहाँ पर होगा, न्यूनतम विचलन इस जगह पे न्यूनतम विचलन है। देखिए ग्राफ सबसे नीचे आ रहा है, यहाँ पर न्यूनतम विचलन होगा, तो ये डेल m न्यूनतम विचलन है। यहीं पर इसी बिंदु पर I बराबर E होगा, क्योंकि न्यूनतम विचलन है तो I बराबर E, किरण जैसी आ रही है वैसी ही चली जाएगी, तो न्यूनतम विचलन। और R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R के होगा। तो न्यूनतम विचलन की स्थिति में I इक्वल टू E, R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R होगा। अब हम इनका मान उठा करके अपने समीकरणों में रखना चालू करते हैं। तो हमारे पास समीकरण 7 से A इक्वल टू R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R, तो ये हो जाएगा R प्लस R, तो A इक्वल टू 2R, यहाँ से हमारे पास R आ गया, यानी कि अपवर्तन कोण R इक्वल टू A अपॉन 2, ये आ गया समीकरण 9। अब इसी न्यूनतम विचलन की स्थिति को हम इसमें रखते हैं समीकरण 8 में। तो समीकरण 8 से डेल इक्वल टू I प्लस I इक्वल टू E है, तो I प्लस I माइनस A, ये न्यूनतम विचलन की स्थिति है। तो डेल इक्वल टू 2I माइनस A, न्यूनतम विचलन की स्थिति मतलब जैसी किरण आ रही है वैसी ही निकल जाएगी, I बराबर E होगा। और अपवर्तक कोण R1 R2 दोनों बराबर हो जाएंगे R के। ये ग्राफ है न्यूनतम विचलन के लिए, डेल m न्यूनतम बिंदु पर, सबसे नीचे बिंदु पर डेल m, इसी बिंदु पर I बराबर E, R1 बराबर R2 बराबर R होगा। तो डेल का, यहाँ से हम I का मान निकालेंगे, ये I का मान यानी कि आपतन कोण, I बराबर डेल, पहले हम 2I बराबर डेल प्लस A, इसको मैं रफ कर देता हूँ। तो I यानी कि आपतन कोण I बराबर डेल प्लस A अपॉन 2, ये 2 नीचे आ जाएगा, ये हमारा समीकरण नंबर 10। तो समीकरण 9 और 10 हमारे पास आ गए हैं, आपतन कोण और अपवर्तन कोण। अब हमें पता है स्नेल का नियम, स्नेल का नियम, इसको मैं रफ कर देता हूं। तो स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से म्यू बराबर साइन I बटे साइन R। तो हमें पता है स्नेल का नियम म्यू इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R होता है। तो हम समीकरण नंबर 9 से R का मान और समीकरण नंबर 10 से I का मान, दोनों का मान इसमें रखेंगे। तो म्यू इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास साइन I यानी कि डेल प्लस A बटे 2, डेल प्लस A बटे 2 बटे, और एक चीज़ हम यहाँ पे मिस कर गए हैं कि डेल मिनिमम विचलन के लिए डेल m होगा, तो ये हो जाएगा डेल m, ये भी डेल m हो जाएगा, ये भी डेल m हो जाएगा। न्यूनतम विचलन के लिए डेल बराबर डेल m।
क्योंकि मिनिमम यानी कि मिनिमम डेल जो होगा विचलन कोण मिनिमम डेल एम, तो ये यहाँ भी हम ले लेते हैं डेल एम। तो साइन इक्वल टू यानी कि जो साइन है साइन के अंदर डेल एम प्लस ए बटे 2 और साइन आर, आर का मान कितना है, आर का मान है ए बटे 2। तो ये हमारे पास स्नेल के नियम से हमने प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात किया है, इसको व्युत्पन्न किया है। स्नेल के नियम से म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। आई का मान न्यूनतम विचलन के लिए हमने आई का मान कितना निकाला था, समीकरण 10 में आई इक्वल टू डेल एम प्लस, डेल एम क्यों लिया है, क्योंकि न्यूनतम विचलन है, तो हम डेल जो न्यूनतम विचलन है डेल यानी डेल इक्वल टू डेल एम मान लेंगे, और आई इक्वल टू ई होगा R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R होगा। ये न्यूनतम विचलन के लिए, इनका मान तो हम रख चुके थे लेकिन इसको हमने मिस कर दिया था, तो ये डेल एम यहाँ भी, तो डेल एम तो ये हो जाएगा 2i इक्वल टू डेल एम प्लस ए, और यहाँ से i यानी कि जो आपतन कोण है डेल एम प्लस ए बटे 2, तो इसका मान हमने स्नेल के नियम में रखा साइन आई का मान डेल एम प्लस ए बटे 2 और साइन आर इसका आर का मान साइन ए बटे 2। तो ये था हमारा प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए व्यंजक, जो कि निकला हमारा म्यू इक्वल टू साइन डेल एम ए बटे 2 और साइन ए बटे 2। तो आज हमने क्या प्रिज्म का अपवर्तनांक ज्ञात किया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक सभी एग्जाम्स जो कि 12th का बोर्ड एग्जाम्स सभी के लिए, सभी स्टेट बोर्ड के लिए एनसीईआरटी का टॉपिक है। तो ओके फ्रेंड्स, अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी इसका फ़ायदा ले सकें और उनको ये टॉपिक अच्छे समझ में आ सके। ओके, थैंक यू ऑल।